जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसकी 3 किताबों का विमोचन किया है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हिंदी वायर रूम मंदार में हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। MBBS फर्स्ट ईयर की 3 पुस्तकें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बनकर तैयार है, जिनका आज विमोचन किया गया। यहाँ अमित शाह ने कहा है कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। नई शिक्षा नीति का सबसे अच्छा अनुसरण मध्य प्रदेश सरकार ने ही किया है। किताब विमोचन के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। UG नीट देश की 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करवा रहे। वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि JEE, नीट व UGC की परीक्षाओं को भी भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 2000 रुपये की किस्त का लाभार्थी किसानों को बेसब्री से इंतजार है। PM किसान योजना की 12वीं किस्त अब जल्द ही जारी होने वाली है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही करोड़ों किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना 12वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर करने का फैसला किया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक PM मोदी 17 अक्टूबर यानी कि सोमवार को किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करेंगे। किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। PM किसान योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है। कांग्रेस अध्यक्षीय चुनाव के लिए मतदान को अब 24 घंटे में से कम समय बचा है। सोमवार को नए पार्टी प्रमुख के लिए मतदान किया जाएगा। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ शशि थरूर भी कोई कसर छोड़ते नहीं नजर आ रहे हैं। मतदान से पहले शशि थरूर की टीम ने प्रक्रिया को लेकर एक सवाल उठाया, जिसके बाद चुनाव समिति ने उस नियम को ही बदल दिया। दरअसल पहले यह तय किया गया था कि चुनाव में मतदान करने वाले कांग्रेस नेता अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे 1 लिखेंगे और बैलेट पेपर फोल्ड करके उसे बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। इस नियम के सामने आने के बाद शशि थरूर की टीम ने यह कहकर आपत्ति जताई कि बैलेट पेपर में मल्लिकार्जुन खड़गे का सीरियल नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार यूपी के अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब का छात्रों को उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति और फीस रिबर्समेंट के राशि भेजने के शेड्यूल में बदलाव किया है। इस बार 28 दिसंबर और फिर अगले साल 24 फरवरी को यह राशि आवेदक छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। और आपको बता दें कि पहले 2 अक्टूबर यूपी समाज कल्याण विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षित वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप पाने के लिए 7 नवम्बर तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद शैक्षणिक संस्थान 15 नवंबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन करेंगे। इस काम में लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारतीय रुपया गिर नहीं रहा, बल्कि डॉलर निरंतर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री इन दिनों अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर है। वाशिंगटन DC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब उनसे रुपये में नरमी से लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने ये बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के रुपये की गिरावट को थामने के लिए सबसे अच्छे उपाय कर रहा है। वित्त मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रुपये में आ रही नरमी से आने वाले दिनों में पेश आने वाली चुनौतियों को लेकर सवाल किया गया था। साथ ही पूछा था कि इसे आगे और टूटने से बचाने के लिए सरकार क्या परियोजना कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को स्वदेश निर्मित एल्युमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की पहली ऐसी मालगाड़ी है जिसके सभी डिब्बे एल्युमिनियम से बनाए गए हैं। रेलवे ने एक बयान में बताया कि इस मालगाड़ी को बेस्को लिमिटेड, वैगन डिवीजन और हिंडाल्को के सहयोग से बनाया गया है। रेलवे के मुताबिक नए एल्युमिनियम रैक के सुपर स्ट्रक्चर पर कोई वेल्डिंग नहीं है। ये पूरी तरह से लॉक वेल्टेड है। एल्युमिनियम रैक की खासियत ये है कि ये सामान्य स्टील रैक से 3.25 टन हल्का और 180 टन अतिरिक्त भार ढो सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को उप मुख्यमंत्री नेता देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि मृतक विधायक को सम्मान देने के लिए अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा न करे। विधायक रमेश लटके का इस साल मई में निधन हो गया है, जिसके बाद से यह सीट खाली है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता फडणवीस ने इसकी पुष्टि की है कि उन्हें सद्भावना के साथ एक पत्र मिला है। उन्होंने कहा है कि फैसला लेने से पहले उन्हें पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा करनी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PMJYMA योजना यानी कि PMJYMA योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे। आयुष्मान कार्ड योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस स्कीम के तहत सरकार देश के गरीब वर्ग को फ्री इलाज प्रदान करती। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार हर लाभार्थी को एक आयुष्मान कार्ड जारी करती। दरअसल इस आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। फिर कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पताल में अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको पहले अपनी पात्रता चेक करनी होती है। हिंदी को लेकर आधिकारिक संसदीय समिति की रिपोर्ट का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि संसदीय रिपोर्ट में अनुशासित विभिन्न तरीकों से हिंदी थोपने के प्रयास को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा करके भारतीय एकता की गौरवशाली लौ को हमेशा के लिए ऊंचा रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या हिंदी भाषा बोलने की तुलना में कहीं अधिक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सीएम बसवराज मुंबई की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसको लेकर वह दिल्ली का दौरा करेंगे और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा व अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुंबई ने कहा है कि अगर पार्टी आलाकमान मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति देगा तो इसके बारे में सभी को सूचित भी किया जाएगा। मुंबई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य जन संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, कर्नाटक सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के नेतृत्व में 11 अक्टूबर को जन संकल्प यात्रा शुरू की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ग्वालियर पहुंचकर राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस टर्मिनल का निर्माण 500 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। शिलान्यास के मौके पर MP CM शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से ग्वालियर की तकदीर बदल जाएगी। इसके साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर गतिविधियां भी बढ़ जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया के नए एयर टर्मिनल भवन में आधुनिकता और संस्कृति का संगम होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर असलियत से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा है कि भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूखा नहीं लग रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही। RSS बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह कर भारत को कमजोर करने का काम करेगी। महाराष्ट्र में इस समय हो रही भारी बारिश के कारण किसानों की समस्या बढ़ गई है। बेमौसम बारिश ने कई क्षेत्रों में खेतों में तैयार फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इससे किसान परेशानी में है। औरंगाबाद जिले के वैसापुर तालुका में भी कुछ इलाकों में बारिश से किसानों के भारी नुकसान हुआ है। इस बीच कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने शनिवार को शाम वैसापुर में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर जायजा लिया। इस बार उन्होंने सीधे खेतों पर जाकर किसानों से बातचीत की। वहीं किसानों ने भी अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। फसल नुकसान का मुआवजा जल्द मिलेगा। सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को दिवाली से पहले तोहफा दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है कि जिसके मुताबिक 4 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के वेतन में औसत 12% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी अगस्त 2017 से प्रभावी होगी। 14 अक्टूबर की तारीख वाले एक गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस स्कीम को जनरल इंश्योरेंस और आपको बता दें कि संशोधन स्कीम 2022 भी कहा जा सकता है। बिहार के कई इलाकों में इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई। ऐसे में कई जिलों में सिंचाई के लिए पानी का संकट बना हुआ है। इसी बीच बिहार सरकार ने किसानों को संकट को देखते हुए 100 करोड़ का डीजल अनुदान देने की घोषणा कर दी है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई सहित कृषि कार्यों के लिए डीजल खरीदने पर 700 रुपये प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि बिहार सरकार के इस कदम के बावजूद भी किसान खुश नहीं, वो मात्र इसे एक दिखावा कह रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज सेना के अस्पताल में ऑपरेशन किया गया है। राष्ट्रपति का रविवार को मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया हुआ है। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्जरी दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में हुआ। राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में कहा है कि ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। गौरतलब है कि 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। बयान में कहा गया कि मुर्मू का आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सेना अस्पताल ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 11 बजे दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में एडमिट हुई थी।
देश के उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार है। IMD के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 513 फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नगर विकास विभाग प्रधान सचिव आनंद किशोर के साथ नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। उधर NMCH अधीक्षक के निलंबन से भड़की IMA सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर अधीक्षक का निलंबन वापस नहीं लिया तो राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।